हेलो दोस्त, आज लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मैगनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैगनी का संबंध जो था वो कार्बोनली संगठन था, ठीक है ना। ये इटली में एक गुप्त दलों का एक राष्ट्रवादी संगठन था, ठीक है ना, जिसको मैगनी ने ज्वाइन किया था, ठीक है। और मैगनी के बारे में जान लेते हैं। मैगनी का जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में जेनेवा में। 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैगनी ने यंग इटली यानी युवा इटली की स्थापना की थी। आएगा क्वेश्चन, यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो मैगनी ने। और कब किया था? तो 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में मार्सेई में। कहाँ किया था? मार्सेई में, ठीक है ना। तो इसके बारे में इतना। और मैगनी जो था किस क्रांतिकारी से प्रभावित था? तो मैगनी जो है फ्रांस की जो क्रांति हुआ था, सर्वप्रथम राष्ट्रवाद के प्रारंभ हमारा फ्रांस से हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति से, राजक्रांति से प्रभावित थे मैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? और मैगनी का योगदान जो है इटली के एकीकरण में काफ़ी योगदान था। अगला है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो है जार, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं राजा, सम्राट, और वहाँ पर रूस में सम्राट को बोला जाता है जार। क्या बोला जाता है? तो रूस का सम्राट। क्या अर्थ होता है? रूस का सम्राट। रूस का एक निरंकुश राजा था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय जो काफ़ी निरंकुश राजा था, और वो मजदूरों पर, किसानों पर काफ़ी अत्याचार करते थे। और उनकी पत्नी भी जो थी वो घोर प्रतिक्रियावादी औरत थी। वो भी रासपुतीन नामक पादरी के चंगुल में फंस चुकी थी, और उसमें रासपुतीन का कहना ही कानून होता था। और तो इस प्रकार जो है जार निकोलस द्वितीय का साम्राज्य जो है रूसी क्रांति यानी 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति के फलस्वरूप जार निकोलस द्वितीय का साम्राज्य का अंत हुआ। तो रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। अगला देखते हैं, होवा होवा आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो होवा होवा आंदोलन जो था ये धार्मिक प्रवृत्ति का था, और ये वियतनाम में गृह करा के कारण उत्पन्न हुआ था। और जब यह देखा, ये भयंकर रूप धारण कर लिया था, ठीक है ना। तो इससे जो है नियो दिन लिख देते हैं, नाम थोड़ा टेढ़ा है, नियो दिन ने इसे बलपूर्वक दबाया था। इस आंदोलन को, होवा होवा आंदोलन को बलपूर्वक दबाया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। यह खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, और अंत हुआ था 1918 में, 4 वर्ष चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप जो है क्या हुआ था, तुर्की में खलीफा का पद होता था, खलीफा का पद, ठीक है ना। और उस खलीफा के, तुर्की के सुल्तान को बुलाया जाता था खलीफा, और जो उस पद पर बैठता था उसको समुच्चय पृथ्वी का यानी पूरा विश्व का इस्लाम का मालिक माना जाता था उसे, ठीक है। तो वो जो तुर्की का सुल्तान था उसे खलीफा कहा जाता था, उसे पूरा विश्व का इस्लाम का मालिक माना जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ था कि तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरह हार हो गया था। तुर्की का प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरह हार हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने क्या किया था कि उसके खलीफा पद को अंत कर दिया था, जिससे जो है मुस्लिम जो है, भारत के मुस्लिम जिसका विरोध करने लगा, भारत के मुस्लिम उससे गुस्सा होकर वो क्या करने लगा, विरोध करने लगा। इसका सपोर्ट महात्मा गांधी भी ने किए थे। तो खिलाफत आंदोलन चले थे 1920 से लेकर 1922 तक। इसके बारे में आप लोग को जानना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो पहला जूट मिल जो है वो स्थापित हुआ था कोलकाता में। कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में पहला जूट मिल स्थापित हुआ। और आप लोगों को एक चीज़ और जानना है कि सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ खोली गई थी? तो बम्बई में, ठीक है ना, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। और कब खोली गई? तो 1851 को। इस प्रकार सूती वस्त्र की फैक्ट्री, सूती का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो मुंबई। किसे कहा जाता है? मुंबई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, प्राचीन काल में किस स्तर
मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो एशिया और यूरोप के बीच एक रेशम मार्ग था, ठीक है ना। वो मार्ग का नाम था रेशम मार्ग, जिससे क्या एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। नहीं देखते हैं गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग जो है सर्वप्रथम, गुटेनबर्ग क्या कहते हैं, छपाई मशीन, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। और वह जो है सर्वप्रथम जो है अपना पुस्तक छापा था। कौन सा पुस्तक, तो बाइबिल। अपना मशीन से सर्वप्रथम कौन सा पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबिल का, ये याद रखना है, ठीक है ना। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, एक जमींदार कृषक जमींदार परिवार में, ठीक है ना। अगला देखते हैं राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो सब जानता है इसका, महात्मा गांधी। किसको, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में और इसका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है। और बापू के नाम से भी महात्मा गांधी को जाना जाता है। और महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतली बाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थे। और महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत लौटा था। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गया था 1893 ईस्वी में, ठीक है। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। लेकिन चोरी हत्याकांड के फलस्वरूप, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था, वहाँ पर चोरी कांड हुआ था। वहाँ पर क्या किया था, एक थाना में आग लगा दिया था, ठीक है ना। और गांधी जी के समर्थक जो है, गांधी जी अहिंसा पर चलते थे, लेकिन वो आंदोलन जब हिंसा में बदल गया था, जब थाने में आग लगा दिया, तो गांधी जी ने चोरी कांड के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, ठीक है। और महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन भी किए थे। कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। वो जो है महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। फिर जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किए थे। और महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन और किए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1945 ईस्वी को किया था, ठीक है ना। और इसके बारे में और ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी का कुछ बुक का नाम है। महात्मा गांधी का बायोग्राफी किसमें लिखा हुआ है, तो महात्मा गांधी का बायोग्राफी लिखा हुआ द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रूथ, उसमें लिखा हुआ, ठीक है ना। और महात्मा गांधी का हरिजन नामक पत्रिका और यंग इंडिया, ठीक है, इसका भी लेखक कौन है, इसका संपादन कौन किया था, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बारे में आप लोग को इतना जानना जरूरी है, ठीक है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। और राजा राम मोहन राय ने ये क्या किया था, ये बाल विवाह का विरोध किए थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी हमारे वृद्ध पुरुष द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और भारत तेंदु हरिचंद ये नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। अगला देखते हैं कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो जो है रूसी क्रांति के फलस्वरूप जो है मध्य वर्ग, कौन सा, मध्य वर्ग का समाज जो है, मध्यम वर्ग का समाज जो है बुद्धिजीवी वर्ग के फलस्वरूप उभर के आया। नहीं देखते हैं जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय होता है लैंगिक विभाजन का मतलब क्या है। लैंगिक विभाजन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में दी गई असमान भूमिकाएं, मतलब स्त्री और पुरुष को के बीच में जो समाज में भेदभाव है वही क्या है, लैंगिक विभाजन, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है बिहार। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। जैसे इंडिया मेरा क्या है, संघ राज्य है, क्या है, संघ राज्य है, ठीक है ना। और अमेरिका भी संघीय सरकार है, ठीक है। तो देखते हैं कि इंडिया में क्या व्यवस्था नहीं है। इंडिया में लिखित संविधान है, सही है। इंडिया में शक्तियों का विभाजन है, हाँ विभाजन है, शक्ति का विभाजन है। कहाँ पर, न्यायपालिका का, जैसे सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका काम करता है, तो व्यवस्थापिका काम करता है, संसद करता है, और कार्यपालिका काम करता है, सभी जितना मंत्रिमंडल है, ठीक है ना। तो शक्ति का विभाजन होले, ठीक है। फिर सर्वोच्च न्यायालय, हाँ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय है। और लेकिन इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। ये नहीं कि जो था कांग्रेस पार्टी वही शासन करते रह जाए या भाजपा है तो वही शासन करते रह जाए, इस तरह नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है,
ठीक है ना। यहाँ पर जनता द्वारा चुन कर शासन होता है, ये नहीं कि यहाँ पर इकहरी शासन व्यवस्था है, मतलब उसका पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, ऐसा नहीं है। अगला देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे, जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व ने किया था पटना के गांधी मैदान से ये शुरू किए थे। और एक चीज़ और जानना है कि जननायक के नाम से, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाने जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो भारत में क्या है? लोकतंत्र है। अब देख लो, भारत में लोकतंत्र है तो कौन लोकतंत्र को मतलब भारत से नहीं मिल कर रहा, वो आंसर गलत हो जाएगा। देखो कहाँ पर था, हाँ, कानून के समझ समानता, हाँ, कानून के समझ समानता है। कानून के नज़र में सब एक बराबर है, इक्वल है। तो इसलिए तो अभी आसाराम बापू, एक ठो बाबा राम रहीम और लालू यादव सभी जेल गए हैं। ये नहीं कि सिर्फ गरीब ही लोग जेल जाता है, सभी क्या है, कानून के नियम में समानता है, ठीक है ना। इसलिए बड़े बड़े लोग भी जेल जाते हैं, ठीक है ना। उत्तरदायी शासन का व्यवस्था, हाँ, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था है, ठीक है ना। यानी जनता के प्रति क्या होता है, सरकार उत्तरदायी होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, हाँ, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है। ये नहीं कि किसी का बलजबरी करके उसको चुनाव वोट दिवाया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसको जिसमें मन होता है वो उसमें वोट देता है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं, ये गलत है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं है यहाँ पर चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबके दृष्टि से यहाँ पर समान शासन है, ठीक है ना। सब समान रूप से शासन करते हैं, यहाँ बहुसंख्यकों का शासन नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो आप लोग पढ़े होंगे जब स्कूल में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो देखो लोकतांत्रिक गणराज्य आ गया है, तो किसमें आता है? प्रस्तावना में। ये मेरा क्या है? प्रस्तावना, तो जो अभी हम बोले थे, तो ये होगा प्रस्तावना, ठीक है। नहीं देखते हैं, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो यह 15वीं लोकसभा, उससे पहले महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, ठीक है ना, थी लेकिन बहुत कम था। लेकिन 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल के मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। राष्ट्रीय दल का मतलब है कि लोकसभा या विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसमें से कम उसमें से जितना भी चुनाव हुआ था, ठीक है ना, उसमें से कम 6% मत आपको लाना है। और 4 राज्यों में हुए चुनाव का या लोकसभा में कम से कम 4 सीटों की, लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों प्राप्त करना जरूरी है। और वैसा राष्ट्रीय दल जो 1 से अधिक राज्य में, कम से कम 4 राज्य में वो मतलब फैला हुआ हो, ठीक है ना, अधिक से अधिक राज्य में फैला हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय दल। अब देखते हैं, जैसे जनता दल यू, यानी ये हुआ JDU नीतीश वाला, ठीक है ना, तो ये मेरा राष्ट्रीय दल नहीं है। DMK ये मेरा दक्षिण भारत का है, साउथ इंडिया का है, ये भी राष्ट्रीय दल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी है, इसका चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान का, तो ये भी मेरा राष्ट्रीय दल नहीं है। लेकिन बीजेपी तो अभी पूरा इंडिया में फैला हुआ है और काफ़ी मत प्राप्त कर चुका है, 6% क्या, वो तो बहुत परसेंट प्राप्त कर चुका है, ठीक है ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मेरा राष्ट्रीय दल है। नहीं रहते हैं, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र के प्राण जो है राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल के फलस्वरूप क्या होता है, एक दूसरे में विरोध होता है और हमारे देश का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है। अगला देखते हैं, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में की गई? 3 सूची। कितना में? 3 सूची। कौन कौन? पहला संघ सूची, दूसरा समवर्ती सूची और तीसरा राज्य सूची, ठीक है ना। संघ सूची में अभी 100 विषय शामिल है और समवर्ती सूची में अभी 52 विषय शामिल है और राज्य सूची में अभी 61 विषय शामिल है, ठीक है ना। तो आज रखना है कितना सूची? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो ऐसा सूची कहते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। केंद्र सरकार भी उसमें कानून बना सकते हैं और राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं, वो होता है समवर्ती सूची। लेकिन जब दोनों टक्कर हो जाए, राज्य का कानून और केंद्र का कानून, तो केंद्र का मान्यता प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग का क्या है, राज्य थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि और केंद्र मेरा क्या है, मजबूत है, क्या है, मजबूत, इसलिए वो
राज्य पर दबाव बनाता है, ठीक है ना, और अखंडता का बात करता है, यानी कि कोई राज्य चाहेगा कि हम टूट के अलग हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा राज्य कमज़ोर है और मेरा केंद्र क्या है, मजबूत है, ठीक है ना। और राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकते हैं और संघीय सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? तो मार्टिन लूथर किंग जो है ये रंग भेद का विरोध करते थे, काला गोला पर जो भेद था उसका विरोध करते थे। इसे जूनियर गांधी जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो विरोध किए थे ही, आप लोग सभी जानते हैं। ओलंपिक के धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस ये भी विरोध किए थे, लेकिन जेड गुड्डी ये क्यों नहीं विरोध किए थे? क्योंकि ये कहाँ का है, ब्रिटेन का है। कहाँ का? और ब्रिटेन के लोग तो सभी पर तो जुर्म कर रहे थे, सभी पर शासन कर रहे थे, तो ये ब्रिटेन का था और ब्रिटेन का ये अभिनेत्री है। कौन है? अभिनेत्री। तो ये विरोध नहीं किए थे, ठीक है ना। तो इसका हुआ जेड गुड्डी। नहीं रखते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर का विकास हुआ था कब, किसके शासनकाल में? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। और शेरशाह सूरी का शासन किया था? तो लगभग ये शासन किए थे 1500 से के ईस्वी के लगभग ये मतलब शासन किए थे इंडिया में। तो उसको जाना जाता है कौन सा युग? उसको जाना जाता है मध्य युग। किस नाम से? मध्य युग। मेरा प्राचीन युग क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता, अशोक शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा बुद्ध, ये सब मेरा जो है पाषाण काल, ये सब मेरा क्या है? प्राचीन युग। और मध्य वर्ग जो है 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1300 ईस्वी, ये सब मेरा क्या है? ये सब मेरा मध्य युग है। और भारत आज़ाद जो हुआ था उसके बाद जो है हम लोग का क्या है? ये सब क्या है? 1857 क्रांति के बाद ये सब मेरा आया था आधुनिक युग। क्या आता है? आधुनिक युग। लेकिन शेरशाह सूरी 1500 ईस्वी के लगभग थे, 1500 ईस्वी के ऊपर यानी 1500 ईस्वी के लगभग थे, इसलिए इसको कहा जाता है मध्य युग। क्या? मध्य युग। अगला देखते हैं, वो विभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र नियोजित नगर था? जब बिहार विभाजित नहीं हुआ था, यानी जब बिहार झारखंड से अलग नहीं हुआ था, तो उस समय कौन था एकमात्र नियोजित नगर जिसे बसाया गया था? तो वो है जमशेदपुर। और जमशेदपुर को रतनजी टाटा ने बसाया था कब? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। और जिसे अभी टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो रतनजी टाटा जमशेदपुर को बसाए थे 1907 ईस्वी में। ऐसे इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ पर लिखा रहता है जयप्रकाश नारायण यहाँ नहीं है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा रहेगा। तो जयप्रकाश नारायण हवाई पतन, ठीक है ना, पटना हवाई अड्डा का नाम है। अगला देते हैं, बिहार में रज्जू मार्ग क्या है? रज्जू मार्ग का मतलब क्या होता है? जो आप लोग डोली होता है, क्या होता है? जो तार द्वारा जो है डोली ऊपर पहाड़ पर चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं रज्जू मार्ग। जैसे आप लोग राजगीर में गए होंगे घूमने, तो वहाँ देखे होंगे क्या कि शांति स्तूप जाते समय पालकी द्वारा डोली द्वारा तार बंधा रहता है और लोग ऊपर जाता है, तो वो रज्जू मार्ग में क्या है? राजगीर में। कहाँ पर है? राजगीर में। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो बिहार में खनिज तेल जो मिलने की संभावना है वो है उत्तरी बिहार मैदान में खनिज तेल मिलने की संभावना है। अगला है, काबर झील स्थित है। काबर झील बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी ये पटना का जो चिड़ियाघर है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो ये होगा पटना। क्या होगा? पटना। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का वर्ग नहीं है। देखो, पूर्व पश्चिम गजालय सड़क का वर्ग है, एक्सप्रेस वे भी सड़क का एक वर्ग है, सीमांत सड़क भी एक सड़क का वर्ग है, लेकिन स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग ये क्या करता है? ये चेन्नई हो गया है, कोलकाता हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है, दिल्ली हो गया, इस सभी को एक साथ जोड़ने का काम करता है। ये वर्ग नहीं है, ये अधिक राज्य में फैला हुआ है, ठीक है ना। और ये चतुर्भुज का निर्माण करता है, इसलिए इसको बोलता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग बोलते हैं। आंसर होगा सी, करेक्ट। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो वह देश कहलाता है विकसित। क्या कहलाता है? जैसे अमेरिका का राष्ट्रीय आय अधिक है तो वह विकसित है, जापान का अधिक है तो ये सब विकसित है, लेकिन जिसका कम है, जिसका बहुत कम होता है उसको बोलते हैं अविकसित। क्या बोलते हैं? अविकसित। और भारत कैसा है? भारत अभी अर्ध विकसित है। क्या है? नहीं तो इसका ज़्यादा है, नहीं तो ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये अर्ध विकसित है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये होगा गोवा। कौन होगा? गोवा का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, क्योंकि गोवा एक समृद्ध एवं विकसित राज्य है, इसलिए गोवा का प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है। अगला लेते हैं, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा क्या कार्य नहीं करता है? विनिमय के माध्यम। हाँ, मुद्रा का विनिमय करते हैं, एक वस्तु से दूसरा वस्तु लेते हैं, ठीक है ना, मुद्रा का विनिमय करते हैं, ठीक है।
दूसरा मूल्य का मापक, मूल्य का तो माप सकते हैं कितना है, 2 लाख 3 लाख जितना तो माप सकते हैं। अगला मूल्य का संचय, मूल्य का संचय तो बैंक में होता है, लेकिन उत्पादन, मूल्य का उत्पादन नहीं है, ठीक है। मूल्य का उत्पादन, उत्पादन का काम करना मुद्रा का काम नहीं है, तो इसका डी आंसर सही होगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई बोलते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म पूछेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक बोले या सेंट्रल बैंक बोले, दोनों यही है, इंग्लिश में सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। तो ये इसका सी नंबर करेक्ट होगा। और भारत में इसका जो स्थापना हुआ था भारत में 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, और सभी दे दिया है तो सिंपल है, पेट्रोलियम भी मेरा क्या है? मुख्य स्रोत है, कोयला भी मुख्य स्रोत है, विद्युत भी मुख्य स्रोत है, तो क्या होगा? सभी। क्या होगा? सभी। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है कि वैसा कंपनी जो एक साथ एक से अधिक राज्यों में फैला हो, एक से अधिक राज्यों नहीं देशों में फैला हो, और एक से अधिक देशों में क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, एक साथ बिजनेस कर रहा है, उसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो कोको कोला जो है मेरा ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और कोको कोला ने थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया था, तो ए नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है? बाढ़ आएगा तो फसल को तो बर्बाद करता ही है, जब फसल को बर्बाद करेगा तो फिर पशुओं को चारा नहीं मिलेगा, तो पशुओं का हानि तो होगा ही, और पशु अगर बाढ़ की चपेटा में आ गया तो वो भी बह जाएगा, और भवन भी अगर बाढ़ की चपेटा में आ गया तो भवन का भी हानि होता है, यानी घर को भी हानि होता है। तो इसका तीनों सही है, इसलिए होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सिंपल सी बात है कि संचार व्यवस्था जब बाधित होगा तो टावर कुछ केबल का टूट जाना, क्या होगा? केबल का टूट जाना, टूट जाएगा तब क्या होगा? बाधित हो जाएगा। ये टावर की ऊंचाई से नहीं, टावर की ऊंचाई से क्या, टावर जो ऊंचा रहता है तो और अच्छा रहता है। संचार टावरों की दूरी से कभी कभी बाधित होता है, और देखते हैं फिर बाधित वो नहीं होता है पूर्ण रूप से, वो तो आ जाता है। अगर यदि संचार के टावरों से की दूरी से अगर अति होता है, बाधित होता है, तो हमेशा के लिए बाधित होता है, ठीक है ना। लेकिन ये तो कभी कभी के लिए होता है, तो यह केबल का टूट जाना, केबल का जब टूट जाएगा तो वो क्या होगा? पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगा। अगला देखते हैं, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो आग से जलने पर हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, उसमें ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी। प्राथमिक उपचार का मतलब क्या होता है? प्राथमिक उपचार का मतलब होता है कि जो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर कर सकता है वो नहीं, जो हम अपने मतलब घर में खुद कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार। अगला देखते हैं, अगला है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अधि केंद्र, ठीक है। जहाँ सर्वप्रथम भूकंप आता है, अनुभव होता है, उसको बोलते हैं अधि केंद्र। अच्छा, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। और पूछेगा भूकंप को किस पैमाने में मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल। यंत्र बोलेगा तो सिस्मोग्राफ, और पैमाना बोलेगा तो रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? हम लोग जानते हैं कि कोसी नदी से जो है बाढ़ बिहार प्रभावित होता है। कोसी नदी क्या है? उत्तर में। कहाँ है? उत्तर में। तो उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से काफ़ी प्रभावित होता है, ठीक है ना। कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है, और कोसी जो है भारत में सबसे तीव्र धार से, सबसे ज़्यादा तीव्र से बहने वाली नदी है, और सबसे ज़्यादा दिशा भी परिवर्तन कोसी नदी करता है, ठीक है ना। ये दिशा बहुत ज़्यादा परिवर्तन करता है, कभी इधर से बह रहा है तो कभी इधर से बहने लगता है, यानी दिशा परिवर्तित करने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा नदी है? कोसी नदी। अगला देखते हैं, और उत्तरी बिहार में बाढ़ का से प्रभावित इसलिए होता है क्योंकि उत्तरी बिहार में जो है नेपाल वाला भी पानी गंडक द्वारा कोसी में आ जाता है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? यानी मानव द्वारा उत्पन्न आपदा कौन है? तो सांप्रदायिक दंगा तो मानव द्वारा उत्पन्न होता है, ये तो प्राकृतिक द्वारा नहीं है। आतंकवाद तो मनुष्य द्वारा बनता है, आतंकवाद मनुष्य बनता है, तो ये मनुष्य द्वारा उत्पन्न है। महामारी प्राकृतिक का तो काम नहीं है, महामारी फैलाना है, बीमारी फैलाना है, तो मनुष्य खुद अपना मतलब प्रदूषण से फैलाता है, तो ये मनुष्य द्वारा हो गया है। तो उपरोक्त सभी मेरा क्या है? मानव जनित आपदा है। चलो थैंक्स, अब मिलते हैं हम अगला वीडियो में। तो बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम आप लोग को मदद कर रहे हैं, तो आप लोग भी का भी जिम्मेदारी होता है कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।